तो नमस्कार। स्वागत है आपका टीके टेक 07 पर और मैं हूं अभी मौर्य। आज हम लोग एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करने वाले हैं, अ, जो कि अभी करंट में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है। ये टॉपिक ओ लेवल क्लास के लिए और कंप्यूटर साइंस के जो भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं आज किस संदर्भ में बात करेंगे। विगत कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर एज कंप्यूटिंग के माध्यम से लाखों कंप्यूटर या अन्य मशीनों से डेटा को संचालित, प्रोसेसिंग तथा डिलीवर किया जा रहा है। एज कंप्यूटिंग का प्रयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी, रियल टाइम कंप्यूटिंग यानी कि रियल टाइम कंप्यूटिंग आदि के लिए किया जा रहा है। तेज नेटवर्किंग तकनीक के दौर में एज कंप्यूटिंग का प्रयोग रियल टाइम एप्लीकेशन के निर्माण तथा उनके संचालन के लिए अति आवश्यक है। इन एप्लीकेशनों में वीडियो प्रोसेसिंग तथा एनालिटिक्स, स्वचालित कार यानी कि ऑटोमेटिक कार्स, रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि शामिल है। भूमिका की बात करें, एज कंप्यूटिंग पढ़ने से पहले हमें क्लाउड कंप्यूटिंग को समझना अति आवश्यक है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले हम क्लाउड कंप्यूटिंग समझेंगे, उसके बाद एज कंप्यूटिंग समझेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। वर्तमान में क्लाउड कंप्यूटिंग के दौर से गुजर रहे हैं, जहां अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग के तहत जब कोई यूजर ऑनलाइन कार्यों का संपादन कर रहा होता है, तब वह सुदूर स्थित किसी डेटा सेंटर की सूचनाओं को एक्सेस करता है, जिसे क्लाउड कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम जो जितने भी हमारा नेटवर्क होता है, वो सर्वर पे हम जो भी सूचना होती है उन्हें स्टोर कर देते हैं, उसे हम क्लाउड कहते हैं। और सर्वर से हम जो नेटवर्क सर्वर होता है उससे डेटा को एक्सेस करते हैं। उदाहरण के तौर पर ऑनलाइन वीडियो या फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस एप्लीकेशन, ऑनलाइन फाइल कन्वर्टर, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, डेटा बैकअप और रिकवरी आदि क्लाउड कंप्यूटिंग के तहत कार्य करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग अपने मोबाइल फोन या पीसी लैपटॉप से बैकअप लेते हैं। बैकअप, और जब बैकअप लेते हैं तो वो जो डेटा होता है वो हमारी डिवाइस पे तो स्टोर होता नहीं है, वो कहाँ चला जाता है, सर्वर पे चला जाता है, एक सर्वर पे स्टोर हो जाता है, ताकि भविष्य में हम उस डेटा को यूज कर सके। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे, यानी कि एक ऐसा स्पेस होता है क्लाउड कंप्यूटिंग जहां पर हम डेटा को, ऑनलाइन डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, ये डेटा सेंटर क्लाउड पूरे विश्व में कुछ ही स्थानों पर स्थित है जहां डेटा को संग्रहित तथा प्रोसेस किया जाता है। विश्व के अधिकांश डेटा सेंटर गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट आदि प्रमुख तकनीकी कंपनियों द्वारा संचालित किए जाते हैं। यानी कि जो भी डेटा सेंटर होते हैं वो कुछ कंपनियों द्वारा संचालित किए जाते हैं, जैसे गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट। जैसे गूगल, हम लोग ईमेल बनाते हैं तो ईमेल में 15 जीबी तक का डेटा हम सर्वर पर स्टोर करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, 15 जीबी के लिए हमें सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी होती है। इससे ज़्यादा आपको डेटा अगर सर्वर पे स्टोर करना है तो गूगल से क्या लेना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारी सूचनाएं तथा डेटा किसी स्थानीय हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड आदि में सुरक्षित या संरक्षित नहीं रहता, बल्कि यह ऑनलाइन क्लाउड में संरक्षित रहता है। यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है जो डेटा है वो हमारी लोकल डिवाइस या फिर हार्ड डिस्क में सेव नहीं होगा, वो ऑनलाइन क्लाउड में सेव हो जाता है। इस प्रकार से डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें केवल इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर आपको क्लाउड से डेटा एक्सेस करना है तो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। क्लाउड कंप्यूटिंग के तहत क्लाउड स्टोरेज शामिल होता है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी निजी सूचनाएं व डेटा जैसे फोटो, वीडियो, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट आदि सुरक्षित रख सकता है। यानी कि क्लाउड स्टोर पे आप कोई भी सूचना या कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। आगे देखिए, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, आई क्लाउड आदि क्लाउड स्टोरेज सुविधा प्रदान करने वाले एप्लीकेशन है। इन सभी के बारे में आपने सुना होगा, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और आई क्लाउड, ये हमें क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग में कई तरह की समस्याएं भी हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, लेटेंसी, दूर स्थित किसी डेटा सेंटर
या क्लाउड से वास्तविक समय में संपर्क कर पाने में हुई देरी को लेटेंसी कहते हैं। यानी कि हम डेटा जब भी सर्वर को इनपुट देते हैं और इनपुट से हमें डेटा जो है वो आउटपुट तक प्रोसेस होता है, उसके बाद मुझे आउटपुट प्राप्त होता है सर्वर से, तो इसे क्या कहेंगे, लेटेंसी कहते हैं। लेटेंसी का मतलब आपने डेटा को क्या दिया, आपने इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन के बाद डेटा क्लाउड पे प्रोसेस होके आपको जो आउटपुट देगा यानी कि आपको इंफॉर्मेशन देगा, इस प्रक्रिया में जो भी समय लगा उसे क्या कहेंगे, लेटेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, दूर स्थित किसी डेटा सेंटर या क्लाउड से वास्तविक समय में संपर्क कर पाने में हुई देरी को लेटेंसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अपर्याप्त आंकड़े, अपर्याप्त बैंडविड्थ। अपर्याप्त बैंडविड्थ का मतलब है उन कंपनियों में जहां एक साथ कई डिवाइस द्वारा किसी क्लाउड स्टोर में डेटा प्रेषित किया जाता है, वहां निर्धारित बैंडविड्थ पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और इस वजह से उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मान लीजिए कोई भी सर्वर है, उस पर एक बार में कई सारे नोड्स या कई सारी डिवाइस उसे इंस्ट्रक्शन दे देती हैं डेटा प्राप्त करने के लिए, तो हो सकता है उसकी जो बैंडविड्थ है वो काफ़ी लो हो जाए। बैंडविड्थ का मतलब होता है एक बार में डेटा कितना प्रोसेस होगा। ठीक है, यानी कि डेटा के ट्रांसफर होने की लिमिट को बैंडविड्थ कहते हैं। कितनी स्पीड से होगा और कितनी मात्रा में होगा उसे बैंडविड्थ कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की मुख्य समस्या हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन पर इसकी निर्भरता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है अगर आपके फ़ोन का जो इंटरनेट है वो उसकी स्पीड स्लो है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर अच्छी स्पीड है तो फिर नहीं भी कर सामना नहीं करना पड़ेगा परेशानी का। सुदूर स्थित क्लाउड से डेटा एक्सेस करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता अति आवश्यक है। कहने का मतलब यही है, अगर आप क्लाउड से डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपके सिस्टम में जो इंटरनेट की स्पीड है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, हाई स्पीड होनी चाहिए। अब देखिए एज कंप्यूटिंग की बात करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको समझ में आ गया होगा। लेटेंसी यानी कि लेटेंसी का मतलब यही है, इंस्ट्रक्शन देने के बाद इंफॉर्मेशन प्राप्त होने तक जो भी आपको समय लगा उसे लेटेंसी कहते हैं। अपर्याप्त बैंडविड्थ का मतलब है ये है, अगर आपके सिस्टम में जो डेटा की स्पीड है वो स्लो है तो आपको अपर्याप्त बैंडविड्थ का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी समय लग सकता है डेटा को प्राप्त करने में। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग की कुछ विशेषताएं थी। अब देखिए एज कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ते हैं। एज कंप्यूटिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एज अर्थात किनारा तथा कंप्यूटिंग अर्थात कैलकुलेशन या संगणना। क्लाउड कंप्यूटिंग के विपरीत एज कंप्यूटिंग के अंतर्गत संगणना संबंधी कार्यों के लिए डेटा का संग्रह डिवाइसेज के निकट ही किया जाता है। कुल मिला के एज कंप्यूटिंग पे जो डेटा था वो क्लाउड पे स्टोर होता था, जो कि डिवाइस से काफ़ी दूर था। उसके लिए मुझे प्रॉपर हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत थी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप समझ सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के विपरीत एज कंप्यूटिंग के अंतर्गत संगणना संबंधी कार्यों के लिए डेटा का संग्रह डिवाइस के ही निकट किया जाता है। यानी कि एज माने होता है किनारा और डिवाइस के ही पास डेटा को स्टोर किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक नई नेटवर्किंग प्रणाली है जिसके तहत डेटा स्रोत, सर्वर तथा डेटा प्रोसेसिंग को कंप्यूटर प्रक्रिया के निकट लाया जाता है ताकि लेटेंसी और बैंडविड्थ की समस्या को कम किया जा सके और किसी एप्लीकेशन की क्षमता में वृद्धि की जा सके। देखिए इसमें क्या होगा, डेटा जो है वो डिवाइस के पास स्टोर होगा। इससे क्या हमें बेनिफिट होगा, लेटेंसी और बैंडविड्थ की समस्या को कम किया जा सकेगा। ठीक है, और एप्लीकेशन की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जब समय कम लगेगा हम जैसे इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन देंगे तुरंत उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी, ऐसे ही हमारी बैंडविड्थ की स्पीड अच्छी हो जाएगी और एप्लीकेशन क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। इसके विपरीत क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा का स्रोत मशीन से हजारों किलोमीटर दूर स्थित हो सकता है। डेटा जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है उसमें डेटा हमारी जो डिवाइस या मशीन होती है उससे हजारों किलोमीटर दूर यानी कि सर्वर पर स्टोर होता है। जबकि एज कंप्यूटिंग में क्या होता है, जो डेटा होता है वो हमारे डिवाइस के पास ही स्टोर होता है। एज कंप्यूटिंग के तहत डेटा सर्वर को स्थानीय स्तर पर लगाने से डेटा का संग्रह तथा उसकी प्रोसेसिंग स्थानीय स्तर पर होती है यानी कि लोकल होती है।
और केवल आवश्यक डेटा को ही सुदूर स्थित क्लाउड पर भेजा जाता है। इससे जहां लेटेंसी कम होती वहीं बैंडविड्थ पर अतिरिक्त दबाव भी नहीं पड़ता। एज कंप्यूटिंग में जो डेटा होता है लोकली डिवाइस पर या डिवाइस के पास स्टोर हो जाता है और जो जरूरी डेटा होता है सिर्फ और सिर्फ उसे ही क्लाउड पे भेजा जाता है। इससे क्या होता है, हमारी जो लेटेंसी होती है यानी कि विलंबता होती है वो कम हो जाती है और बैंडविड्थ की स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। आगे देखिए, एज कंप्यूटिंग को आईओटी आधारित मशीनों के बढ़ते प्रयोग को देखते हुए विकसित किया गया। ये मशीनें क्लाउड से डेटा प्राप्त करने या डेटा के प्रेषण हेतु इंटरनेट पर निर्भर होती हैं। इनमें से अधिकांश अपने कार्यान्वयन के दौरान अत्यधिक मात्रा में डेटा उत्पन्न करती हैं। देखिए, एज कंप्यूटिंग है उसका यूज जनरली हम आईओटी डिवाइस में करते हैं। अब जो भी आईओटी डिवाइस या आईओटी नेटवर्क होता है उसमें तो कंटिन्यू डेटा हमारा जनरेट होता है। अब सारा का सारा डेटा अगर हम क्लाउड पे स्टोर करेंगे तो और सारी की सारी डिवाइस क्लाउड से डेटा को तुरंत प्रोसेस करेंगे तो काफ़ी समय लगता है। ठीक है, एक भी डिवाइस में अगर इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो अगर डिस्कनेक्ट हो गया इंटरनेट तो हमारा पूरा आईओटी नेटवर्क खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम जो आईओटी नेटवर्क है उसमें जल्दी एज कंप्यूटिंग का यूज किया जाने लगा, जिससे जो डेटा होता है वो क्लाउड आईओटी डिवाइस होती है उसी पे स्टोर किया जाता है। जरूरी डेटा को ही सिर्फ और सिर्फ क्लाउड पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर किसी फैक्ट्री में स्थापित कोई डिवाइस या कैमरा जो सुदूर स्थित किसी ऑफिस में डेटा संप्रेषण कर रहा हो वहां एज कंप्यूटिंग उपयोगी हो सकता है, क्योंकि किसी एक डिवाइस से डेटा संप्रेषण करना आसान होता है। लेकिन यदि किसी एक समय में कई डिवाइसेस एक साथ डेटा संप्रेषित कर रहे हो तो इससे न केवल संप्रेषित डेटा की गुणवत्ता प्रभावित होगी बल्कि लेटेंसी की समस्या भी उत्पन्न होती है और प्रयोग किए गए बैंडविड्थ की कीमत भी अधिक होती है। एज कंप्यूटिंग द्वारा स्थानीय स्तर पर डेटा की प्रोसेसिंग तथा संग्रह से इन समस्याओं को हल किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे वही बात इन्होंने बताई है। एग्जाम्पल के लिए एज कंप्यूटिंग में हम जो डेटा है उसे लोकली प्रोसेस करते हैं और जो भी समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। इन एज डिवाइसेज में विभिन्न मशीनें शामिल हो सकती हैं, जैसे आईओटी सेंसर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, सीसीटीवी कैमरा, इंटरनेट से संचालित माइक्रोवेव ओवन या टोस्टर आदि। एज कंप्यूटिंग जो इस्तेमाल की जाती है वो इन डिवाइसों में की जा सकती है। आईओटी सेंसर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, सीसीटीवी कैमरा, इंटरनेट से संचालित माइक्रोवेव ओवन और टोस्टर इत्यादि। ठीक है, आगे देखिए एज कंप्यूटिंग के लाभ। अब इसके लाभ की बात करते हैं। कई कंपनियों के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रयोग महंगा साबित होता है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में डेटा संग्रह और बैंडविड्थ के प्रयोग से इसकी लागत बढ़ जाती है। एज कंप्यूटिंग इस मामले में एक बेहतर विकल्प हो सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग काफ़ी महंगा होता है, इसमें प्रॉपर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, सर्वर पे स्पेस लेनी पड़ती है। जबकि एज कंप्यूटिंग जो होगा वो डिवाइस पे डेटा को लोकली स्टोर करता है और प्रोसेस करता है। इस मामले में ये बेहतर विकल्प हो सकता है, यानी कि ये चीपर हो सकता है। एज कंप्यूटिंग का सर्वाधिक लाभ यह है कि यह डेटा की प्रोसेसिंग तथा संग्रह तीव्रता से कर सकता है, जिससे यूजर के लिए आवश्यक रियल टाइम एप्लीकेशन की दक्षता को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि ये जो है डेटा को प्रोसेसिंग तथा संग्रह फास्ट करता है, जिससे रियल टाइम एप्लीकेशन जो होते हैं उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के चेहरे की पहचान करने वाला स्मार्टफोन क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत फेशियल रिकॉग्निशन एल्गोरिदम हेतु क्लाउड आधारित सेवा का उपयोग करता है, जिसमें अधिक समय लगता है। लेकिन एज कंप्यूटिंग से वह स्मार्टफोन स्वयं को उपस्थित या किसी स्थानीय एज सर्वर के प्रयोग से उस एल्गोरिदम का प्रयोग कर बिना देर किए व्यक्तिगत की पहचान कर सकता है। सिंपल सी बात है, अगर आपके फ़ोन में जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है वो अगर सर्वर से कनेक्ट कर दिया जाए तो पहले क्या होगा, फ़ोन से आप स्कैन करेंगे अपना फेस, फिर फेस आपके फ़ोन में इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट फिर सर्वर को क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर सर्वर से डेटा प्रोसेस होगा तो बताएगा क्या ये आप ही है। जब आप ही होंगे तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। या फिर आप मान लीजिए इसका एग्जांपल जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड होता है वो आपका सर्वर पे सेव होता है। अगर सर्वर
आपने यूजर आईडी सही डाल दी या पासवर्ड इनकरेक्ट डाल दिया तो सर्वर से प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको आउटपुट दिखाई देता है कि हाँ आपका यूजर आईडी या पासवर्ड इनकरेक्ट है। अब सपोज दोस्तों आप मान लीजिए आपका फ़ोन में इंटरनेट की स्पीड काफ़ी कम हो गई, या फिर एक बार में कई सारे यूज़र उस वेबसाइट पे लॉगिन कर रहे हैं, तब भी हो सकता है आपका जो आउटपुट है वो आपको प्राप्त नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है, फिर जनरली मुझे 3-4 बार लॉगिन करना होता है, तब हमारा आउटपुट सेम यूजर आईडी और पासवर्ड सही होता है, फिर भी इनकरेक्ट पासवर्ड बताता है, फिर काफ़ी टाइम ओपन करने के बाद हो जाता है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल होता है। अब वही एज कंप्यूटिंग का एग्जांपल ये होता है, जैसे आपके फ़ोन में जो आपका फेस रिकग्निशन सिस्टम है वो जैसे ही आपके फेस के सामने आया तुरंत ओपन कर दिया। इसका मतलब प्रोसेस भी किया, आपके फ़ोन की जो डिवाइस है उसमें प्रोसेसर लगा, उसने प्रोसेस कर लिया। आपने उसमें जो अपना फिंगरप्रिंट या फेस सेव किया वो आपकी डिवाइस में स्टोर है, और डिवाइस पे स्टोर है, उसने जैसे ही आपने फेस को अपने फेस के सामने फोन को किया या डिवाइस को किया, तुरंत का तुरंत उसने प्रोसेस किया और आउटपुट दे दिया आपको। इससे क्या हुआ, आपका जो समय है वो बच्चा, स्पीड काफी फास्ट हो गई, तुरंत का तुरंत ओपन हो गया। ठीक है, जितने भी लॉक होते हैं ये फोन में, सारे के सारे एज कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल है। एज कंप्यूटिंग के प्रयोग से स्वचालित कार्य यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कार, स्वचालित निर्माण प्रणाली, ऑटोमेटिक बिल्डिंग सिस्टम या स्मार्ट सिटी जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में मदद मिलेगी। एज कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए कई कंपनियां एआई की बढ़ती मांग को देखते हुए छोटे चिप के आकार के एज डिवाइसेज एवं मॉड्यूल का निर्माण कर रही हैं, जिनका प्रयोग ड्रोन, रोबोटिक्स, अन्य चिकित्सीय यंत्रों में किया जा सकता है। इनके प्रयोग से इन मशीनों को डेटा प्रोसेसिंग के लिए किसी क्लाउड की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि इन एज डिवाइसों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ही डेटा को प्रोसेस तथा उसका संग्रह किया जा सकता है। मोबाइल क्षेत्र में 5G तकनीकी के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे एज कंप्यूटिंग के क्षेत्र में तीव्र प्रगति होगी तथा ऑटोमेशन, एआई, रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए अनुकूल माहौल मिलेगा। ठीक है, तो आपको एज कंप्यूटिंग समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे तो चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएंगी। अब देखिए संभावित चुनौतियां एज कंप्यूटिंग में क्या क्या चुनौतियां हैं। डेटा प्रोसेसिंग के दृष्टिकोण से एज कंप्यूटिंग की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। विभिन्न मशीनों में अलग अलग डेटा संग्रह के कारण यह एक केंद्रीकृत अथवा क्लाउड आधारित प्रणाली की तुलना में कम सुरक्षित माना जा रहा है। जैसे वर्तमान में क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजन आदि उन कंपनियों की है जिनकी विश्वसनीयता अधिक है। इसके अलावा अलग अलग डिवाइस में डेटा प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक ऊर्जा, विद्युत और नेटवर्क कनेक्टिविटी की आवश्यकता आदि इसके समक्ष मुख्य चुनौतियां हैं। जहां एक सामान्य पर्सनल कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, वही एज कंप्यूटिंग में हम केवल उपयोग करते हैं। इसका तात्पर्य है कि एज कंप्यूटिंग में डेटा का नियंत्रण यूजर के पास ना होकर एज डिवाइस के पास होता है, जो कि इसकी गोपनीयता और सुरक्षा के लिए संदेहास्पद हो सकता है। सिंपल सी बात ये है दोस्तों, जैसे हम लोग क्लाउड पे जब डेटा स्टोर करते हैं तो हमारी जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है वो उस कंपनी की होती है जिससे हमने क्लाउड पे सर्वर लिया है या स्पेस लिया है या जिससे सब्सक्रिप्शन लिया है। जबकि एज कंप्यूटिंग में जो डेटा होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है वो डिवाइस पे होता है। अगर मान लीजिए किसी ने हमारी डिवाइस को कनेक्ट कर लिया तो वो हमारा डेटा यहाँ से क्या कर सकता है, आसानी से एक्सेस कर सकता है। इसलिए यहाँ पे ये इसका एक डिसएडवांटेज है। जबकि क्लाउड पे डेटा को कंपनियों के द्वारा काफ़ी लेयर में सिक्योर किया जाता है, जिससे डेटा हमारा सेव हो जाता है। सिंपल सी बात है, जैसे एज कंप्यूटिंग में सारा का सारा, जैसे हमारी जो फिटनेस ट्रैकर होती है, स्मार्ट वॉच होती है, ये एज कंप्यूटिंग होती है। क्योंकि इसमें जैसे मान लीजिए स्मार्ट वॉच होती है, उसमें जो डेटा होता है डिवाइस में ही जनरेट होता है, डिवाइस पे ही स्टोर होता है और वहीं से क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो आप सभी लोगों को एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।